अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम पार्ट 2 के कॉस्ट अकाउंटिंग के एक पास पेपर पर। और ये क्वेश्चन है आपका 2018 का। और हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट को। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में दो चीज़ें आमतौर पे आपसे पूछी जाती हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और साथ साथ इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करवाने वाला हूँ ये मिसिंग फिगर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर परसेंटेजेस भी इन्वॉल्व होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ साथ यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलूंगा ताकि आपको मुकम्मल बात समझ में आए। आज है भाई, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। आपसे कहा जाता है द रिकॉर्ड ऑफ हाफिज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 की इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन क्या है, आइए इसको बारी बारी पढ़ते हैं और समझते हैं। नंबर 1 पे आपसे कहता है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹480,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको बता दी गई है 4,80,000 रुपए। कहता है विच इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमें बताई जा रही है इसका रिलेशनशिप बता रहा है साथ में वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ, है ना। यानी डायरेक्ट लेबर तो बताया, साथ में इस रिलेशन को बताने का मकसद उसका यह है कि ताकि इसकी मदद से आप यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, तो इसका मतलब कि सर इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम फैक्ट्री ओवरहेड को फाइंड आउट कर पाएंगे और उसके देने का रीजन भी यही है। नंबर 2 पे आपसे कहता है भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,20,000, 11,20,000 रुपए की आपके पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और आपसे कहता है विच इज 70% ऑफ नेट सेल्स, और ये आपके नेट सेल्स का 70% है। यानी इस इंफॉर्मेशन को देने का मतलब यह है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वो बता ही रहा है, साथ साथ यहां पर वो आपसे ये कह रहा है कि ये नेट सेल का 70% है। इसका मतलब वो ये चाहता है, एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप इसकी मदद से नेट सेल्स की कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर 20% ऑफ नेट सेल्स। अच्छा, जब नेट सेल्स आ जाएगी हमारे पास तो लाजमी सी बात है उसके ऊपर 20% स्ट्रेट हम अप्लाई करके यहां पर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में कहता है कि नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ₹470,000। यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और फिर आगे 3 किस्म की इन्वेंट्रीज, जो कि हम जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास ये 3 किस्म की इन्वेंट्रीज होती हैं। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस या गुड्स इन प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, और तीसरा हमारे पास फिनिश गुड्स। तो तीनों ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर हमें मिसिंग दिख रही है, और वो क्या है कि रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री तो बताई है उसने हमें, बट एंडिंग मिसिंग है, तो वो हमें फाइंड आउट करना होगी। गुड्स इन प्रोसेस में दोनों इन्वेंट्रीज मौजूद हैं, फिनिश गुड्स में भी हमारे पास दोनों मौजूद हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कहता है भाई करना क्या। देखो, असल चीज होती है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे कहता है भाई प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडिंग दिसंबर 31, 2018। यानी 2 स्टेटमेंट्स आपने यहां पर बनाकर दिखानी है। कौन कौन सी? एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और दूसरी इनकम स्टेटमेंट। बट आगे वो आपसे कह रहा है विथ नेसेसरी कंप्यूटेशंस दिखाना जरूरी होता है, चाहे वो कहे या ना कहे। आप अगर कोई चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको एग्जामिनर को ये कम्युनिकेट करना है, बताना है कि भाई ये जो चीज़ मैं निकाल के लिख रहा हूँ ये मैं लाया कहाँ से। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए कंप्यूटेशन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, हमें ये भी पता है कि हमने करना क्या है। तो पहला काम हमारा ये है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ आपको रॉ मटेरियल, अच्छा यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट मैंने आपको बनाकर पहले से बना दिए हैं, यहाँ पे एक फॉर्मेट आपके सामने मैंने रख दिया है। इसका रीज़न ये है कि हमारा टाइम बचे। अच्छा, इसके अंदर जो जो चीज़ें मिसिंग थी और उसकी वजह से जो चीज़ें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे वो मैंने ब्लैंक छोड़ दी है। यानी मैंने इसके अंदर सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन इंसर्ट की है जो इन्फॉर्मेशन मुझे एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और वो फाइंड आउट करने के लिए उसकी पूरी कंप्यूटेशन भी मैं आपको करवाऊंगा, और जो फाइंड आउट करके लाएंगे उसको हम यहाँ इंसर्ट करते जाएंगे। इस तरह हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहली जो चीज हमारे पास है दैट इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद थी 1,40,000 की। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में
मौजूद है। कहाँ पर है ये देखें भाई, आपके पास क्वेश्चन के अंदर उसने आपको ये बताया हुआ है, ये रही आपकी रॉ मटेरियल की ओपनिंग, ठीक है, 1,40,000 रुपये, ठीक है। ये मैंने एज इट इज उठा के यहाँ पे इसको लिख दिया। उसके बाद है ऐड किया करना होता है हमें। इसमें स्टेटमेंट आप लोगों को बनाना आनी चाहिए। जिन बच्चों को स्टेटमेंट सिरे से बनाना नहीं आती, तो इसी प्लेलिस्ट में जहाँ पर ये वीडियो आप देख रहे हो, इसी प्लेलिस्ट में आप ऊपर जाकर देखोगे तो मैंने डिटेल में तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप आसानी वहाँ से ले सकते हो, उसको समझ सकते हो। रॉ मटेरियल परचेज 4,70,000 रुपये, 470,000, ये मैं कहाँ से लाया, ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है। अगर आप ध्यान दें तो ये देखो 4th नंबर पे उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,70,000 रुपये, ठीक है। ये भी मैंने वहाँ से लिख दी। उसके बाद हम ये जानते हैं कि जब इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। ये कैसे आएगा जब दोनों को ऐड किया जाएगा। सिंपल सा मतलब है ना भाई, मेरे पास पहले कितना रॉ मटेरियल मेरे पास मौजूद था ओपनिंग के फॉर्म में। जब मैंने पहले दिन, साल का जो पहला दिन था, ये मंथ का मेरे पास पहला दिन था, मेरे वेयर हाउस में इतना स्टॉक पहले से मौजूद था। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड मैंने इतना स्टॉक मजीद बाय किया। तो अब मैं दोनों को ऐड करके ये बता सकता हूँ ना कि मेरे पास टोटल जो अवेलेबल था यूज़ करने के लिए फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस वो कितना था। तो वो था हमारे पास भाई 6,10,000 रुपये का। डन। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जामिनर ने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। असल कहानी यहां से यहां के बाद स्टार्ट होती है, और वो क्या है कि जब आपसे कहा जाता है, देखिए यहां पे नेक्स्ट क्या हमारे पास, जब माइनस करेंगे यहां से रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री। अब रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री अगर मैं क्वेश्चन में जाकर देखूं तो मेरे पास रॉ मटेरियल की जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो मिसिंग है। यहां पर वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहां पर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अब मुझे सोचना ये होगा कि मैं इस रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री तक पहुंचूं कैसे मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखो, ऐसी मिसिंग चीजों के लिए ही ये जरूरी होता है कि आप देखो आपके पास कितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन की मदद से आप बासानी वहां तक पहुंच सकते हो जो मिसिंग है। अब ये एक चीज मिसिंग होने का नुकसान क्या है और उसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा, आओ जरा मैं ये पहले तुम्हें बता देता हूं। जब ये रॉ मटेरियल एंडिंग नहीं है मेरे पास, देखो ये रॉ मटेरियल एंडिंग ना होने की वजह से मैं रॉ मटेरियल यूज्ड फाइंड आउट नहीं कर सकता, है ना। फिर जब मैं इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट तो मौजूद है, मेरे पास यहां पे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट तो मुझे उसने बताई हुई है, लेकिन मैं उस डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को ऐड किस में करूंगा, मुझे ऐड करना है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल यूज्ड में। बट मेरे पास तो रॉ मटेरियल यूज्ड अवेलेबल ही नहीं है, और उसका कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री का ना होना। तो इस वजह से मैं यहां पर फिर प्राइम कॉस्ट भी फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करूं, उसके लिए मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा डायरेक्ट लेबर को रॉ मटेरियल यूज में, तो ये भी फाइंड आउट नहीं हो सकता। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, अब आपने कहा कि सर एक इन्फॉर्मेशन थी ना फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो कि वहां पर गिवन थी, हाँ उसकी मदद से हम बिल्कुल फैक्ट्री ओवरहेड को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड भी तो अवेलेबल नहीं है ना। तो वो अवेलेबल नहीं है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी फाइंड आउट नहीं कर सकता। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, तो मैं यहां से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी फाइंड आउट नहीं कर सकता। फर्दर जो गुड्स एंड प्रोसेस इन्वेंट्री है ओपनिंग, अच्छा वो तो मुझे बता दी गई है, ओपनिंग वो रही मेरे पास 1,60,000 रुपये। बट चूंकि यहां मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं थी, इस वजह से मैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस भी मालूम नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐड होकर उसके अंदर आती है। फिर यहां हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास माइनस किया जाता है यहां से गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग। एंडिंग क्या मेरे पास सवाल में मौजूद है, हाँ बिल्कुल मौजूद है, मैं यहाँ लिखना भूल गया, उसको कोई बात नहीं हम अभी लिख लेते हैं। वो है 1,80,000 रुपये, ठीक है। तो मैं इसके सामने यहाँ इसके सामने हम लिख देते हैं 1,80,000 रुपये, ठीक है। ये हमने करनी होती है माइनस, ठीक है। माइनस करने के बाद यहाँ जो आएगा ना मेरे पास वो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। ऑफ कोर्स जब हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस नहीं है, एंडिंग इन्वेंट्री अगर है भी गुड्स इन प्रोसेस की, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो अब क्या करें, अब यहाँ से खेल शुरू होगा और हम सारी कंप्यूटेशंस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को फाइंड आउट करके फर्दर यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। आ जाओ देखो भाई,
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन है, सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन, देखो मुझे आना कहाँ है, मुझे रिवर्स आना पड़ेगा। कहाँ से रिवर्स आना पड़ेगा? मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिवर्स आना पड़ेगा। लेकिन सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इन्फॉर्मेशन क्या सवाल में है? बिल्कुल मौजूद है। कितना है? 1,20,000 रुपये। अब जरा सोचो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रिलेशन किसके साथ बनता है? सर वो फिनिश गुड्स के साथ बनता है। तो क्या फिनिश गुड्स पे में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है? यस, ओपनिंग और एंडिंग दोनों मौजूद है। ठीक है, अगर आप लोग याद करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आप क्या करते हो? नॉर्मली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम जो काम कर रहे होते हैं वो आप किस तरह फाइंड आउट कर रहे होते हो? आप लिखते हो भाई फिनिश गुड्स ओपनिंग, ठीक है, जो भी अमाउंट आती है उसमें आप ऐड करते हो क्या चीज़? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वो ऐड होकर आपके पास आ जाता है फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ऐसा ही होता है, वो यहाँ आ जाता है। फिर आप माइनस करते हो उसमें से क्या चीज़ भाई? फिनिश गुड्स एंडिंग, फिनिश गुड्स एंडिंग। वो माइनस करने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। ऐसा ही है। तो अब मैं क्या करूँगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा रिवर्स। तो जो माइनस हुआ होगा मुझे क्या करना होगा? उसको ऐड करना होगा, और जो ऐड हुआ होगा मुझे उसको माइनस करना होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैं ऐड करूंगा, क्या चीज ऐड करूंगा? फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री। और जो ऐड हुआ, ऐड किया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, किसके अंदर ऐड हुआ है? फिनिश गुड्स ओपनिंग में। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से मैं यहां पे माइनस करूंगा फिनिश गुड्स की ओपनिंग। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दो फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री और उसमें से माइनस कर दो फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और अगर ये मिल गया तो ज़रा ध्यान देकर देखो कि जब मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये आ जाएगा, तो मैं इसकी मदद से बासानी जब रिवर्स यहाँ से जाना शुरू करूँगा इस स्टेटमेंट में, तो मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड मिल जाएगा। फिर उसकी मदद से मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल लूँगा, फैक्ट्री ओवरहेड भी बासानी निकल जाएगा, फिर मेरे पास रॉ मटेरियल यूज़ भी निकल जाएगा और मैं वहाँ से रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट कर लूँगा। इतना सिंपल होता है। बस आपको वो पॉइंट अंडरस्टैंड करना होता है जहाँ से आप रिवर्स बैक होना शुरू हो गए। और वो पॉइंट यहाँ पर कौन सा वाला था? वो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला। तो आओ सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट करता हूँ। आप अलग अलग भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ, पहले मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैं किस तरह फाइंड आउट कर सकता हूँ? मेरे पास सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप देखो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपके पास ये 11,20,000 रुपए का। ठीक है, तो मैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,20,000 रुपये यहाँ लिखूंगा। 11,20,000 मुझे इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सर फिनिश गुड्स की एंडिंग अभी बता कर आया हूँ। फिनिश गुड्स की एंडिंग अगर मैं ऐड करूँ तो फिनिश गुड्स जो एंडिंग है मेरे पास वो कितना मुझे बताया हुआ है? वो है बेटा आपके पास 3,60,000 रुपये। ये रहा क्लोजिंग, क्लोजिंग बोलो या एंडिंग बोलो, बात एक ही है। अच्छा सॉरी कितना था? 3,60,000। ओके, तो आपने क्या करना है? 3,60,000 इसमें कर देना है आपने ऐड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 14,80,000 रुपये। अब इस 14,80,000 रुपये का नाम क्या है? आप ज़रा ध्यान दो, यहाँ ज़रा देखो तो मैंने यहाँ फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस किया था फिनिश गुड एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था। अब जब मैं रिवर्स जाऊँगा, जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे वापस से मिल जाएगा ना फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, तो यहाँ मुझे मिलेगा इस 14,80,000 रुपये का नाम क्या है? सर फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर मैं इसमें से माइनस करूंगा फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? सर हमारा जो टारगेट है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यानी पहली चीज हमें फाइंड आउट हो जाएगी जिसकी मदद से हम सब कुछ फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है मेरे पास? आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे फिनिश गुड ओपनिंग कितना है बेटा? 2,80,000 रुपये। ठीक है, आ जाओ 2,80,000 रुपये हम यहाँ पर माइनस करेंगे 280,000। ये माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और ये आएगा बेटा हमारे पास 12 लाख। ठीक है,
तो ये 12 लाख आ गया मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब जल्दी से चलते हैं, इसको स्टेटमेंट में इंसर्ट करते हैं। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ये रहा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ पे मैंने लिख देना है कितना बेटा, 12 लाख रुपए लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। अच्छा, अब मुझे यहाँ से रिवर्स जाना शुरू करना है। ठीक है, अच्छा इसकी कंपटीशन में अलग से दिखाऊंगा, यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ कि करना क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ से रिवर्स जाते जाएंगे, आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, इस एरिया को जरा ध्यान से देखो, ये तीन चीजों को जरा ध्यान से देखो। क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस, या नॉर्मली टोटल कॉस्ट का वर्ड ना भी यूज करें चलेगा, टोटल गुड्स इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग, तो हमें क्या मिलता है, नॉर्मली जो हम करते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिलता है। अब रिवर्स जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को, उसमें ऐड करेंगे गुड्स इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमें मिल जाएगा टोटल गुड्स इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड। आओ जल्दी से यहां तक का काम तो करते हैं। ठीक है, आ जाओ, तो हम यहां पे शुरू करते हैं। अच्छा, इससे निकलेगा क्या वो मैं हेडिंग बाद में लगाऊंगा, पहले भी समझो बात को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना था सर, ये था आपके पास 12 लाख रुपए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 12 लाख लिख दिया, डन। इसमें हमने ऐड करना है गुड्स इन प्रोसेस बोलो या वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग बोलो, एक ही बात है। तो वो कितना था, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे पास कितना था बेटा, ये रहा 1,80,000 रुपये। ठीक है, 180,000। मुझे क्या करना है, ये 180,000 यानी 1,80,000 इस 12 लाख के अंदर मैं ऐड करूंगा। तो 12 लाख में 1,80,000 ऐड करोगे, ये हो जाएगा भाई आपके पास 13,80,000 रुपये। अब ये क्या है, ये आया टोटल गुड्स इन प्रोसेस या टोटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड। होप सो बेटा आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप इस स्टेटमेंट में देखो तो अब मैं चाहता हूं कि आप जरा इस एरिया पर गौर करो, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेकर और टोटल गुड्स इन प्रोसेस यहां तक जरा गौर करो। तो क्या दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग या वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड हुआ है, तो मिला क्या, टोटल गुड्स इन प्रोसेस। तो टोटल गुड्स इन प्रोसेस में से अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दूंगा तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। यस मिल जाएगी। जल्दी से चलते हैं, माइनस करते हैं इसको। क्या माइनस करना है सर, माइनस करना है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, कौन सी वाली बेटा, ओपनिंग वाली। ठीक है, आप लोगों ने बाकायदा इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है, कंपटीशन की हेडिंग वगैरह लगा के सब कुछ करना है। वो हेडिंग मैं बताता हूँ अभी क्या आनी है, कि मैं मालूम क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो ओपनिंग कितना था सर, ये था हमारे पास 1,60,000 रुपये। ये हम माइनस कर देंगे, किस में से माइनस कर देंगे सर, ये हम माइनस करेंगे इस 13,80,000 रुपये में से। ठीक है, तो अब हमें मिलेगा क्या सर, हमें मिल जाएगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये मिलेगी हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी कितनी। ठीक है, 1,60,000 माइनस करो तो ये आएगा 12,20,000 रुपये। ये आ गई आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो हमें मिलता जा रहा है हम जाके उसको पुट करते जाते हैं स्टेटमेंट के अंदर अपनी। ठीक है, आ जाओ, पहले क्या मिला था हमें यहाँ से, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस, वो कितना मिला था सर, वो मिला था हमें 13,80,000 रुपये। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये मिला था मुझे टोटल वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके अंदर से मैंने माइनस किया, ये 13,80,000 में 60,000। ठीक है, माइनस करके मुझे क्या मिला, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और वो कितनी मिली, वो मिली मुझे 12,20,000 रुपये। अब यहाँ से सीधा करो उसको, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12,20,000 में 1,60,000 ऐड किया, 1,60,000 ऐड किया तो कितना मिला, 13,80,000 रुपये। उसमें से आपने माइनस किया 1,80,000 तो कितना मिला आपको, 12 लाख रुपए। जो सीधी आपकी स्टेटमेंट बनती है वो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। आगे चलते हैं बेटा, अब हमें यहाँ से क्या क्या चाहिए। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो मेरे पास आ चुकी है कितनी, 12,20,000 रुपये। अब ज़रा ध्यान दो प्राइम कॉस्ट और ये फैक्ट्री ओवरहेड वाले मामले को। हम सीधे चलते हैं तो क्या करते हैं सर, प्राइम कॉस्ट में हम ऐड कर रहे होते हैं, क्या ऐड कर रहे होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलती है। अब जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड माइनस कर दूंगा तो मुझे प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी। आ जाओ जल्दी से करते हैं माइनस। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से माइनस करना होगा FOH। लेकिन सर FOH तो हमें पता ही नहीं है कि FOH कितना है, वो तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आओ कैसे फाइंड आउट करना है, देखो उसने तुमसे क्या कहा था कि डायरेक्ट लेबर इज 160% ऑफ FOH, 160% ऑफ
FOH, ठीक है। अब इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ से। देखो ये जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर की जगह पर डायरेक्ट लेबर लिखो, इसकी जगह लगाओ इक्वल का साइन, 160% एज इट इज लिखो, ऑफ की जगह लगाओ मल्टीप्लाई की साइन, और FOH को एज इट इज लिख दो। अब तुम मुझे बताओ इन दोनों में से तुम्हें चाहिए क्या? सर मुझे चाहिए FOH, तो उसको एक तरफ रखो, उसके साथ जो कुछ भी है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो सर FOH के साथ क्या दिख रहा है? 160%। दूसरी तरफ लाऊंगा, जो कि हो रहा मल्टीप्लाई था यहाँ पे, यहाँ लाऊंगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। यानी डायरेक्ट लेबर को अगर मैं 160% से डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ पे बासानी FOH मिल जाएगा। सर सिंपल बात है। अब बताओ डायरेक्ट लेबर था कितना सवाल में? डायरेक्ट लेबर उसने तुम्हें बताया हुआ है यहाँ पर, डायरेक्ट लेबर ये रहा 4,80,000 रुपये, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा? सिंपली मैं यहाँ पे 4,80,000 को डिवाइड करूँगा 160% से। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं शायद मैंने यहाँ पे 160 लिखा है। नहीं बेटा, मैंने कहा कि आपने डायरेक्ट लेबर की इस अमाउंट को 160% से डिवाइड करना है। यानी कैलकुलेटर पे क्या करोगे? पहले लिखोगे 4,80,000, फिर डिवाइड करोगे, फिर 160 लिखोगे, आगे उसके परसेंटेज की साइन लगाना, फिर इक्वल दबाना, ठीक है। तो वहां से तुम्हें FOH की अमाउंट मिल जाएगी। और वो कितनी आ रही है? ये आ रही है बेटा हमारे पास 3 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, FOH आ गया हमारा 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख उठाकर हम क्या करते हैं? ये 3 लाख का FOH हम यहाँ भी लिख देते हैं। FOH यहाँ जो मेन हमारी स्टेटमेंट है 3 लाख रुपए, हम यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है? क्या करना है भाई? क्या करना है? हाँ, हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से यहाँ माइनस करना है FOH। कितना निकल कर आया सर? 3 लाख रुपए। तो 12,20,000 में से मुझे क्या करना होगा? माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा? 3 लाख रुपए माइनस करना होगा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा सर? प्राइम कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो मुझे मिलेगी यहाँ पे प्राइम कॉस्ट, जो कि हमारी कितनी आ रही है बेटा? वो आ रही है 9,20,000 रुपये, ठीक है। आओ मेन स्टेटमेंट पे वापस चलते हैं। मैं एक एक चीज़ को बेटा पकड़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि एक दफ़ा आपने इसको अच्छे से कर लिया ना, उसके बाद इस जैसे 1,000 सवाल भी में होंगे ना, टेक्निकल से टेक्निकल क्वेश्चन भी होगा, तुम आसानी से कर पाओगे उसको। अब प्राइम कॉस्ट, अब ज़रा इस वाले एरिया पे ध्यान दो बेटा, ज़रा इस वाले एरिया पे ध्यान दो। ये वाले रॉ मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसमें ऐड हुई तो प्राइम कॉस्ट आता है, ऐसा ही है। तो अब उल्टा जाऊंगा तो क्या करूंगा? प्राइम कॉस्ट में से डायरेक्ट लेबर माइनस कर दो, मटेरियल यूज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरे पास डायरेक्ट लेबर 480 है, ठीक है, ये याद रखना, मैंने याद रखना है असल में। तो मैं क्या करूंगा भाई? इसमें से मैं माइनस करूंगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो कि 4,80,000 रुपये। ये जब मैं इसमें से माइनस करूंगा ना बेटा, तो मुझे मिलेगा क्या? रॉ मटेरियल यूज्ड या डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड या डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक है। वो कितना आएगा? ये आया बेटा हमारे पास 4,40,000 रुपये, ठीक है। अब 4,40,000 आ गया मेरे पास। अब 4,40,000 को वहाँ भी लिख दो। कहाँ पे भाई? अच्छा, प्राइम कॉस्ट भी हमने निकाली थी बेटा, ये भी लिख दो साथ साथ, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट हमने कितनी निकाली थी? 9,20,000, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे प्राइम कॉस्ट लिख देता हूँ, 9,20,000, ठीक है। अच्छा, फिर रॉ मटेरियल यूज हम निकाल चुके हैं। रॉ मटेरियल यूज हमारे पास कितना आया बेटा? ये हमने निकाला है अभी 4,40,000 रुपये, ये भी लिख दो यहाँ पर। तो ये आ गया भाई रॉ मटेरियल यूज्ड के सामने 4,40,000 रुपये, ठीक है। अब इसको अगर सीधा करोगे तो 4,40,000 में तुम 4,80,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगी 9,20,000। फिर उसमें तुम ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख का, तो तुम्हें मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12,20,000 रुपये। फिर उसमें ऐड करोगे गुड्स इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री 1,60,000 रुपये, तो तुम्हें मिलेगा 13,80,000 का टोटल गुड्स इन प्रोसेस। फिर माइनस करोगे गुड्स इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री 1,80,000 रुपये, तुम्हें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सब कुछ फाइंड आउट हो चुका है, सिर्फ एक चीज़ बची है, और वो क्या है? हमारे पास रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री। तो उसके लिए ज़रा यहाँ स्टेटमेंट पे ध्यान से देखो। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से तुम क्या करते हो? रॉ मटेरियल एंडिंग को माइनस करते हो तो क्या मिलता है? रॉ मटेरियल यूज्ड मिलता है। तो अगर मैं क्या करूं कि रॉ मटेरियल यूज्ड में से माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं मैं यहां पर? रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, तो मुझे रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। यानी मेरे पास टोटल अवेलेबल कितना था इस्तेमाल करने के लिए? सर 6,10,000 रुपये का। अब दो बात है ना, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं यहां पर। तो मेरे पास रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल अवेलेबल था कितना अवेलेबल था भाई मेरे पास? 6,10,000 रुपए का। ठीक है, मेरे पास टोटल जो रॉ मटेरियल अवेलेबल था वो था 6,10,000 का। अब दो बातें होंगी ना, इसमें से कुछ यूज हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, यूज्ड, और कुछ बच जाएगा जिसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री किसको बोलते हैं भाई? जो बच जाता है। ठीक है, जो कुछ एंडिंग में रह जाएगा। ठीक है, कौन सी इन्वेंट्री है ये? सर ये एंडिंग है, ऐसा ही है। तो अगर मुझे दोनों में से एक भी पता है, अगर मैं कहूं कि 6,10,000 में से इतना, मिसाल के तौर पे 1,10,000 बच गया, तो मतलब 5 लाख यूज हो गया। और अगर मैं बोलूं कि भाई 6,10,000 में से 5 लाख यूज हो गया, इसका मतलब 1,10,000 बच गया। तो मुझे क्या क्या करना होगा? इस टोटल में से कोई एक चीज माइनस करूंगा, दूसरी चीज मुझे मिल जाएगी। तो इस बिहाफ पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर माइनस कर रहा हूं। देखो क्या इसमें से कितना इस्तेमाल हुआ है? रॉ मटेरियल जो हमने इस्तेमाल किया है वो हमें पता है, 4,40,000। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 6,10,000 में से मैं 4,40,000 रुपए का इस्तेमाल कर चुका हूं, तो क्या करोगे? 6,10,000 में से ये 4,40,000 क्या कर दो? माइनस कर दो, तो तुम्हें रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो अब यहीं पे मैं क्या करने वाला हूं, जो मैंने आपको समझाया है, रॉ मटेरियल यूज्ड बेटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहां पर। अब मैं यहां से माइनस करूंगा रॉ मटेरियल। तो मैंने यहां से क्या माइनस करना है? रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, तो रॉ मटेरियल यूज तो था मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। या आप इसको उल्टा करना चाहें, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया अभी, तो आप रॉ मटेरियल अवेलेबल था 6,10,000 रुपए। ठीक है, इसमें से आप यूज्ड माइनस कर दो, तब भी आपको एंडिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो यूज्ड कितना है मेरे पास? रॉ मटेरियल यूज तो मुझे पता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज माइनस कर दूं इसमें से। ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस माइनस का कोई ऐसा चक्कर नहीं होता कि तुमने माइनस साइन लगानी है प्लस साइन लगानी है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवेलेबल जो है वो आपके पास कितना था भाई? 6,00,000 और 10,000। यस, तो 6,10,000 रुपये। तो आप क्या करो, यहाँ से इसको माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री है आपके पास। सिंपल बात है। तो 6,10,000 ये माइनस कर दो, या 6,10,000 में से 4,40,000 माइनस करो, या 4,40,000 में से 6,10,000 माइनस करो। बस माइनस करो, वो डिफरेंस अमाउंट मालूम करो। ठीक है, प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, वो आएगी वैल्यू, वो माइनस वाली होगी, प्लस वाली होगी, नो। ठीक है, वरना बड़ी फिगर ऊपर लिख लो, छोटी फिगर नीचे लिख लो, तुम्हें अगर प्रॉब्लम है इस बात से तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आएगा भाई मेरे पास, ये आ गया बेटा मेरे पास 1,70,000 रुपये। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री निकल के आ गया। प्रेजेंटेशन वगैरह, राइटिंग वगैरह अपने हिसाब से तुम मैनेज कर लेना। तो ऊपर हेडिंग क्या आएगी मेरे पास? यहाँ पे मैंने निकाला क्या है? मैंने निकाला है रॉ मटेरियल की एंडिंग। वो जो तुम पूरा लिखते हो ना, कंप्यूटेशन फॉर दिस, कंप्यूटेशन फॉर दिस, वो खेलते रहना तुम आराम से। मेरा मकसद तुम्हें यहाँ पे ये समझाना है कि तुम्हें करना क्या है, समझना क्या है। जब तुम एक बार उन चीज़ों को समझ लोगे, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री भी आ गई। तो आ जाओ जल्दी से हम इसको अपने यहाँ पुट करते हैं। रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी आई है? 1,70,000 रुपये। ठीक है, तो ये मैंने क्या करना था, इसमें से माइनस करना था। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। यस, ये ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो आराम से पूरी स्टेटमेंट तुम्हारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ सीधा इसको पूरा कैलकुलेट करो तो तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो चुकी है, और साथ साथ जो भी कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड थी, देखो वो मैं यहाँ पे करते हुए जा रहा हूँ, वो तुम्हारे सामने मौजूद है। अब तुमने क्या करना है? अब सेकेंड रिक्वायरमेंट है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हो सर? सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ठीक है, और फिर मिलता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट, फिर माइनस करते हैं हम वहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। मैंने इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी बनाना सिखाई हुई है, ये आपने खुद सॉल्व करोगे। सब तो सीधा हो गया ना, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके पास मौजूद है, अब आसानी इसको कर सकते हो। स्टेटमेंट पूरा फॉर्मेट के साथ आपने बनाना है उसको। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।